हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हिंदी स्टोरी चैनल पर। आज आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं हिंदी के महान लेखिका श्री शेखर जोशी जी द्वारा रचित कोसी का घटवार कहानी। यह साधारण व्यक्तियों की असाधारण प्रेम कथा है। शेखर जोशी की बदबू कहानी कोसी के घटवार के बाद सर्वाधिक चर्चित कहानी है। वे हाथों की बदबू में जीविका की तलाश करने वाले कथाकार हैं। तो हम लोग बिना लेट किए हुए इस कहानी को शुरुआत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अभी छप्पर में 1/4 से अधिक गेहूं शेष था। छप्पर में हाथ डालकर उसने व्यर्थ के उल्टा पुल्टा और चक्की के पाटों के वृत्त में फैले हुए आटों को झाड़कर एक ढेर बना दिया। बाहर आते आते उसने फिर एक बार और छप्पर में झाँक कर देखा, जैसे यह जानने के लिए कि कितनी देर की कितनी पिसाई हो चुकी है, परंतु अंदर की मिलदार में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। शख्स शख्स की ध्वनि के साथ अत्यंत धीमी गति से ऊपर की पाट चल रहा था। घट का प्रवेश द्वार बहुत कम ऊंचा था। खूब नीचे तक झुककर वह बाहर निकला। सर के बालों और बाहों पर आटे की एक हल्की सफ़ेद परत बैठ गई थी। खंबे का सहारा लेकर वह बुदबुदाया, जा रसाला, सुबह से अब तक 10 पंजेरी भी नहीं हुआ। सूरज कहाँ से कहाँ चला गया। कैसी अनहोनी बात अनहोनी तो थी ही। जेठ बीत रहा है, आकाश में कहीं बादलों का नाम निशान ही नहीं। अन्य वर्षों तक अब तक लोगों को धान रोपाई शुरू हो जाती थी, पर इस साल नदी नाले सब सूखे पड़े हैं। खेतों की सिंचाई तो दर किनार, बीच की क्यारियाँ सूखी जा रही है। छोटे नाले कुलू के किनारे के घाट महीनों से बंद हैं। कोसी के किनारे हैं कुसाई का यह घाट, पर कि इसकी भी चाल ऐसी ही लद्दू घोड़े की चाल को मात देती है। चक्की के निचले खंड में चिक्कर चिक्कर की आवाज़ के साथ पानी की काटते हुए मंथाली चल रही थी। कितनी धीमी आवाज़। अच्छे खाते पीते ग्वालों के घर में दही की माथनी इससे ज़्यादा शोर करती है। इसे माथनी का वह शोर होता था कि आदमी को अपनी बात नहीं सुनाई देती, और जब भले नदी पार कर कोई बोले तो बात यहाँ सुनाई दे जाए। छप छप छप। पुरानी फौज पैंट के को घुटनों तक मोड़कर गुस्साई पानी की गोल के अंदर चलने लगा। कहीं कोई सुराख निकास हो तो बंद कर दे, एक बूंद पानी भी बाहर ना आ जाए। बूंद बूंद की कीमत है इन दिनों। प्राय अंधा फलंग चाल कर वह बांध पर पहुंचा। नदी की पूरी चौथाई को घेरकर पानी का बढ़ाव घट की गोल की ओर मोड़ दिया गया था। किनारे की मिट्टी घास लेकर उसने बांध की एक दो स्थान के निकास बंद किया और फिर गुल के किनारे किनारे चलकर घाट पर आ गया। अंदर जाकर उसने फिर पटों के वृत्त में फैले हुए आटे को बोहरकर ढेरी में मिला दिया। छप्पर में अभी थोड़ा बहुत शेष गेहूं था। वह उठकर बाहर आया। दूर रास्ते पर एक आदमी सर पर पिसान रखे उसकी ओर जा रहा था। गुसाई ने उसकी सुविधा का ख्याल कर वहीं से आवाज़ दे दी, हे वो यहाँ लम्हर देर में आएगा। 2 दिन प्यास अभी जमा है। ऊपर उमेद सिंह की घाट में देख लो। उस व्यक्ति ने मुंडेरे से पहले एक बार और प्रयत्न किया। खूब ऊंचे स्वर्ग में पुकारकर वह बोला, जरूरी है जी, पहले हमारा नंबर नहीं लगा दोगे? गुसाई होठों ही होठों में मुस्काया। रसाला कैसे चिढ़ाता है, जैसे घट की आवाज़ इतनी हो कि मैं सुन ना सकूं। कुछ कम ऊंची आवाज़ में उसने हाथ हिलाकर उत्तर दे दिया, यहाँ जरूरी का भी बाप रखा है जी, तुम ऊपर चले जाओ। वह आदमी लौट गया। मिहिन का छांव में बैठकर गुसाई ने लकड़ी के जलते कुंडे को खोदकर चिलम सुलगाई और गुड़ गुड़ करता धुआं उड़ाता रहा। खस्सर खस्सर चक्की की पाट चल रहा था। किट 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 खप्पड़ के दाने गिरने वाले चिड़ियाँ पाट पर टकरा रही थी। खच्चर की आवाज़ के साथ मथनी पानी को काट रही थी और कहीं कोई आवाज़ नहीं। कोसी के बहाव में भी कोई ध्वनि नहीं। रेती पत्थरों के बीच में टकने टकने पत्थर भी अपना सिर उठाए आकाश को निहार रहे थे। दोपहरी ढलने पर भी इतनी तेज धूप, कहीं चिड़ैया भी नहीं बोलती, किसी प्राणी के प्रिय अप्रिय स्वर्ग नहीं।
सूखी नदी के किनारे बैठा गोसाई सोचने लगा, क्यों उस व्यक्ति को लौटा दिया। लौट तो वह जाता ही खाट के अंदर टपच पड़े पिशाच के थैलों में देखकर 2-4 क्षण की बातचीत का अवसरा ही होता। कभी कभी गोसाई को वह अकेलापन काटने लगता है। सूखी नदी के किनारे का यह अकेलापन नहीं, जिंदगी भर साथ देने का जो अकेलापन उसके द्वार का धरना देकर बैठ गया है, वही जिसे अपना कह सके। ऐसे किसी प्राणी का स्वर्ग उसके लिए नहीं, पालतू कुत्ते बिल्ली का स्वर्ग भी नहीं। क्या ठिकाना ऐसे मालिक का जिसका घर द्वार नहीं, बीवी बच्चे नहीं, खाने पीने का ठिकाना नहीं। घुटनों तक उठी हुई पुरानी फौजी पैंट के मोड़ में गुस्साई ने खोला। गुड़ के चलते ही थोड़ा भाग भीग गया था, पर इस गर्मी में वह भीगी पैंट की यह शीतलता अच्छी लगी। पैंट की सलवाटों को ठीक करते हुए गुस्साई ने हुक्के की नली से मुंह हटाया। उसके होठों पर बाएं कोनों पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। बीती बातों की याद गुस्साई सोचने लगा, इसी पैंट की बदौलत यह अकेलापन उसे मिला है। नहीं, याद करने का मन नहीं करता। पुरानी बहुत बातें वह भूल गया है। वह हवलदार साहब की पैंट की बात उसे नहीं भूलती। ऐसी ही फौज पैंट पहनकर हवलदार धर्म सिंह आया था। लॉन्ड्री की धुली नोकदार क्रीज वाली पैंट। वैसे ही पैंट पहनने की महत्वाकांक्षा लेकर गोसाई फौज में गया था, पर फौज से लौटा तो पैंट के साथ साथ जिंदगी का अकेलापन भी उसके साथ आ गया। पैंट के साथ और कितनी स्मृतियाँ स्मृत थी। उस बार की छुट्टियों की बात। कौन महीना? हाँ, बैसाख ही था। सर पर क्रॉस खुदरी की क्रेश वाली काली किश्तीनुमा टोपी की तिरछी रखकर फौजी वर्दी व पहली बार एयर रूल लीव पर घर आया तो चींड वन की आग की तरह खबर इधर उधर फैल गई। बच्चे बूढ़े सभी उससे मिलने आए थे। चाचा की गोद एकदम भर आया था। टसाटस बिस्तर की नहीं, एकदम साफ जगमग लाल नीली धरियों वाली दरी आंगन में बिछाई पड़ी थी लोगों को बैठाने के लिए। खूब याद है, आंगन का गोबर दरी में लग गया था। बच्चे बूढ़े सभी आ गए थे। सिर्फ चना या गुड़ हल्द्वानी की तंबाकू का लोभ ही नहीं था। कल के शर्मीले गोसाई ने इस नए रूप को देखने की कौतूहल भी था, पर गोसाई की आंखों में भीड़ में जिसे खोज रही थी वह नहीं थी। नाला पार के अपने गांव में भैंस का कटाया और खोजने के बहाना दूसरे दिन लक्ष्मा आई थी, पर गोसाई उस दिन उससे मिल ना सका। गांव के छोकरे ने गोसाई की जान पर बवाल हो गए थे। बुढ़े नरसिंह प्रधान उन दिनों ठीक ही कहते थे। आजकल गोसाई को देखकर सोपनिया का लड़का भी अपनी फटी ढेर की टोपी को तिरछी पहनने लग गया है। दिन रात बिल्ली की बच्चों की तरह छोकरों के पीछे लगे रहते हैं, सिगरेट बीड़ी या गपशप के लोभ में। एक दिन बड़ी मुश्किल से मौका मिला था उसे। लक्ष्मा को पात प्लेट के लिए जंगल जाते देखकर वह छोकरों की काकंड के शिकार का बहाना बनाकर अकेले जंगल में चल दिया था। गांव की सीमा में बहुत दूर कफाल के पेड़ के नीचे गोसाई के घुटने पर सर रखकर लेटी लेटी लक्ष्मा कफाल खा रही थी। पके गदराए गहरे लाल लाल कफाल। खेल खेल में काफलों को छीना झपटी करते गोसाई ने लक्ष्मा को मुट्ठी खींच दी थी। टप टप कपालों का गाढ़ा लाल रस उसकी पैंट पर गिर गया था। लक्ष्मा ने कहा था, इसे यहीं रख जाना, मेरी पूरी बाह में कुर्ती इससे ही निकल आएगी। वह खिलखिलाकर अपनी बात पर स्वयं ही हंस दी थी। पुरानी बात क्या कहा था गोसाई ने, याद नहीं पड़ता। तेरे लिए मखमल की कुर्ती ला दूंगा मेरी सुआ, या कुछ ऐसा ही। पर लक्ष्मा ने मखमल की कुर्ती कैसे पहनाई होगी। पहाड़ी पर तो रमुआ ने जो टूरी निशान लेकर उससे विवाहने आया था, जिसके आगे पीछे भाई बहन नहीं, माई बाप नहीं, परदेश में बंदूक के नोक पर जान रखने वाले को छोकरी कैसे दे दें हम, लक्ष्मा के बाप ने कहा था। उसका मन जानने के लिए गोसाई ने तीखे तिरछे बात चलवाई थी। उस साल मांग सिर पर एक ठंडी उदास शाम की गोसाई की यूनिट की सिपाही करण सिंह ने क्वार्टर मास्टर स्टोर के सामने खड़े खड़े उसने कहा था, हमारे गांव में राम सिंह की जीत की तभी छुट्टियां बढ़ानी पड़ी।
1.5 साल उसकी शादी थी। खूब अच्छी औरत मिली है यार, शक्ल सूरत भी खूब है, एकदम पटाखा, बड़ी हंसमुख है। तूने तो देखा ही होगा, तुम्हारे गांव में के नज़दीक ही है। लक्ष्मा लक्ष्मा कुछ ऐसा ही नाम है। गोसाई को याद नहीं पड़ता कौन सा बहाना बनाकर वह किशन सिंह के पास से चला आया था। रम डे थे उस दिन। हमेशा आधा पेक लेने वाला गोसाई उस दिन पेशी करवाई थी। मलेरिया प्रिकॉशन ना करने में अपराध में सोचते सोचते गोसाई बुदबुदाया, डिसाल स्टूडेंट। गोसाई सोचने लगा, उस साल छुट्टियों में घर में विदा होने से 1 दिन पहले वह मौका निकालकर लक्ष्मा से मिला था। कंचना नथच्चू की कसम, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही कहूँगी, आंखों में आंसू भरकर लक्ष्मा ने कहा था। बरसों से वह सोचता आया है, कभी लक्ष्मा से भेंट होगी तो वह अवश्य कहेगी कि वह जगन्नाथ का जागर लगाकर पचाची जरूर कर ले। देवी देवताओं की झूठी कस्में खाकर उन्हें नाराज करने का क्या लाभ। जिस पर भी गंगनाथ का कोप हुआ वह कभी फूल फल नहीं पाया। पर लक्ष्मा का कब भेंट होगी यह तो नहीं जानता। लड़कपन में संगी साथी नौकरी चाकरी के लिए मैदान में चले आए हैं। गांव की ओर जाने का उनका मन नहीं होता। लक्ष्मा के बारे में किसी से पूछना उसे अच्छा नहीं लगता। जितने दिन नौकरी रही वह पलटकर अपने गांव नहीं आया। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की वॉलंटियरी ट्रांसफ़र लेने वालों की लिस्ट में नायक गोसाई सिंह का नाम ऊपर आता रहा, लगातार 15 साल तक। पिछले बैसाख में ही वह गांव लौटा। 15 साल बाद रिजर्व में आने पर काले बालों को लेकर गया था, खिचड़ी बाल लेकर लौटा। लक्ष्मा के हट उसे अकेला बना गया। आज इस अकेलेपन में कोई होता जिसे गोसाई अपनी जिंदगी की किताब पढ़कर सुनाता। शब्द शब्द अक्षर अक्षर कितना देखा, कितना सुना, कितना अनुभव किया उसने। पर नदी के किनारे यह तपती रेत, पंचक्की की खटर पटर और मिलन की छाया की ठंडी चीलम और निष्प्रयोजन गुड़गुड़ाता गोसाई और चारों ओर से अन्य कोई नहीं, एकदम निर्जल, निस्पंद, सुनसान। एकाएक गोसाई का ध्यान टूटा। सामने पहाड़ी के बीच की पगडंडी के सर पर बोझा लिए एक नारी आकृति उसी ओर चली आ रही थी। गोसाई ने सोचा वहीं से आवाज़ देकर उसे लौटा दे। कोसी ने चीखने कोई लते पत्थरों पर कठिनाई से चलकर उसे वहां तक लाकर केवल निराश लौट जाने से क्यों वह व्यर्थ करे। दूर से चिल्ला चिल्लाकर पिशाच स्वीकार करने पर लोगों की आहट से वह तंग आ चुका था। इस कारण आवाज़ देने में उसका मन नहीं हुआ। वह आकृति अब तक पगडंडी छोड़कर नदी के मार्ग में आ पहुंची थी। जग्गी के बदलते आवाज़ में पहचान कर गोसाई खट से अंदर चला गया। खप्पड़ की अनाज का समाप्त हो चुका था। खप्पड़ में एक कम अन्न वाले थैले को उलटकर उसने अन्न का निकास रोकने के लिए घाट की चिड़ियों को उल्टा कर दिया। किटकिट का स्वर्ग बंद हो गया। वह जल्दी जल्दी आटे की थैली में भरने लगा। खट के अंदर मथानी की खिचिर खिचिर की आवाज़ भी अपेक्षाकृत कम सुनाई दे रही थी। केवल चक्की ऊपर वाले पाट की खिसकती हुई खरखराहट का हल्का धीमा संगीत चल रहा था। तभी गोसाई ने सुना अपने पीठ के पीछे खट के द्वार पर इस संगीत से भी मधुर एक नारी का कंठ स्वर्ग। कब बारी आएगी जी, रात को रोटी के लिए घर में आटा नहीं है। सिर पर पिसान रखे एक स्त्री उससे कुछ यह पूछ रही थी। गोसाई उसका स्वर्ग परिचित सा लगा। चौंक कर उसके पीछे मुड़कर देखा। कपड़े की पिसान ढीला बांधा होने के कारण बोझ का एक सिरा उसके मुख के आगे आ गया था। गोसाई उसे ठीक से नहीं देख पाया, लेकिन तभी भी उसका मन जैसे आशंकित हो उठा। अपनी शंका को समर्थन करने के लिए वह बाहर आने को मुड़ा, लेकिन तभी अंदर जाकर पिसान के थैलों में इधर उधर करने लगा। काठ की चिड़ियाँ किटकिट बोल रही है और उसकी गति के साथ गोसाई के हृदय की धड़कन भी आभास हो रहा था। घट के छोटे कमरे में चारों ओर पिसे हुए अन्न की चूर्ण फैला रहा था, जो अब तक गोसाई के पूरे शरीर पर छा गया था। इस कृत्रिम सफेदी के कारण वह वृद्ध सा दिखाई दे रहा था। स्त्री ने उसे नहीं पहचाना। उसने दोबारा वे ही शब्द दोहराए। वह अब भी तेज धूप में
बोझा सिर पर रखे हुए गोसाई का उत्तर पाने का आतुर थी। शायद नकारात्मक उत्तर मिलने पर वह उल्टे पांव लौटकर किसी अन्य चक्की का सहारा लेती। दूसरी बार के प्रश्न को गोसाई न टाल पाया, उत्तर देना ही पड़ा। यहाँ पहले ही ढीला लगा है, देर तो होगी ही, उसने दबे दबे स्वर में कह दिया। स्त्री ने किसी प्रकार की अनुभव विनय नहीं की। शाम के आटे का प्रबंध करने के लिए वह दूसरी चक्की का सहारे लेने को लौट पड़ी। गोसाई झुककर घट के बाहर निकला। मोड़ते समय स्त्री को एक झलक देखकर उसका संदेह विश्वास में बदल गया था। हताश सा कुछ क्षण तक उसे जाते हुए देखता रहा, फिर अपने हाथों पे सिर पे गिरे हुए आटे को झाड़कर एकदम 2 कदम आगे बढ़ा। उसके अंदर की किसी अगाध शक्ति ने जैसे उसे वापस जाती हुई स्त्री को बुलाने का बाध्य कर दिया। आवाज़ देकर उसे बुला लेने की कोई मुंह खोला, परंतु आवाज़ न दे सका। एक झिझक में असमर्थता थी जो उसका मुंह बंद कर रही थी। वह स्त्री नदी तक पहुंच चुकी थी। गोसाई के अंदर की तीव्र उथल पुथल मच गई। इस बार आवेग इतना तीव्र था कि वह स्वयं ही नहीं रोक पाया। लड़खड़ाती आवाज़ ने उसके पुकारा, लक्ष्मा। घबराहट के कारण वह पूरे जोर से आवाज़ नहीं दे पाया था। स्त्री ने यह आवाज़ सुनी नहीं थी। इस बार गोसाई ने स्वस्थ होकर पुनः पुकारा, लक्ष्मा। लक्ष्मा ने पीछे मुड़कर देखा। मायके में उसे सभी इसी नाम से पुकारते थे। यह संबोधन उसके लिए स्वाभाविक था, परंतु उसे शंका शायद यह थी कि चक्की वाला एक बार पिसान स्वीकार न करने पर भी उसे दोबारा उसे बुला रहा है। उसे केवल भ्रम हुआ है। उसने वहीं से पूछा, मुझे पुकार रहे हैं जी? गोसाई ने संयत स्वर से कहा, हाँ ले आ, हो जाएगा। लक्ष्मा क्षण भर रुकी और फिर घर की ओर लौट आई। अचानक साक्षात्कार होने की मौका न देने की इच्छा ने गोसाई व्यस्तता से प्रदर्शन करता हुआ महल की छांव में चला गया। लक्ष्मा पिसान की थैला घट के अंदर रख आई। बाहर निकालकर उसने आंचल की कोर से मुंह पोंछा। तेज धूप चलने के कारण उसका मुंह लाल हो गया था। किसी पेड़ की छाया में विश्राम करने की इच्छा से इधर उधर देखा। मिहाल के पेड़ की छाया से घट की ओर पीठ गिराए गोसाई बैठा हुआ था। निकट स्थान में डंडी की एक पेड़ की छां छोड़कर अन्य कोई बैठने के लायक स्थान नहीं था। वह उसी ओर चलने लगी। गोसाई की उदारता के कारण छन्नी सी होकर भी जैसे उसने निकट आते आते कहा, तुम्हारे बाल बच्चे जीते रहें घटवार जी, बड़ा उपकार का काम कर दिया तुमने। ऊपर से घाट में जी जाने कितनी देर के लंबर मिलता। आजाद संतति के प्रति दिए गए आशीर्वचनों को गोसाई ने मन ही मन विनोद के रूप में ग्रहण किया। इस कारण उसका मानसिक उथल पुथल कुछ कम हो गई। लक्ष्मा उसकी ओर देखी। इसके पूर्व ही उसने कहा, जीते रहे तेरे बाल बच्चे लक्ष्मा, मायके कब आई? गोसाई ने अंतर में घूमरती आंधी को रोककर यह प्रश्न इतनी संकट स्वर से किया जैसे वह अन्य 10 आदमियों की तरह लक्ष्मा के लिए एक साधारण व्यक्ति हो। दंडित की छाया में पात पलेट झाड़कर बैठते लक्ष्मा ने संकीर्ण दृष्टि से गोसाई की ओर देखा। कोसी की सूखी धार अचानक जल प्रभावित होकर बहने लगती तो भी लक्ष्मा को इतना आश्चर्य न होता जितना अपने स्थान को केवल 4 कदम की दूरी पर गोसाई को इस रूप में देखने पर हुआ। विस्मय से आंखें फाड़कर वह उसे देखी जा रही थी, जैसे अब तक उसे विश्वास न हो रहा हो जो व्यक्ति उसके सम्मुख बैठा है वह उसका पूर्व प्रचलित गोसाई ही है। तुम जाने लक्ष्मा क्या कहना चाहती थी? शेष शब्द उसके कंठ में रह गए। हाँ, पिछले साल पलटन से लौट आया था वक्त काटने के लिए। यह घट लगवा दिया। गोसाई ने ही पूछा, बाल बच्चे ठीक हैं? आंखें जमीन पर टिकाए गर्दन हिलाकर सकेत से ही उसने बच्चों की कुशलता की सूचना दी। जमीन पर गिरे एक डंडित में फूल के हाथों में लेकर लक्ष्मा उसकी पंखड़ियों को एक एक कर निसे रोती तोड़ने लगी और गोसाई पितली सींग लेकर आँख को कुदेरता रहा। बात बात में कर्म बनाए रखने के लिए गोसाई ने पूछा, तू अभी और कितने दिन मायके ठहरने वाली है? अब लक्ष्मा के लिए अपना को रोकना असंभव हो गया। टप 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 वह सिर नीचे किए आंसू गिराने लगी। सिसकियों के साथ उसने उठते गिरते कंधों को गोसाई देखता रहा। उसे यही नहीं सोच रहा था कि वह किन शब्दों में अपनी सहानुभूति प्रकट करे। इतनी देर बाद सहसा गोसाई का ध्यान लक्ष्मा का शरीर की ओर गया। उसके गले में चरियु सुहाग चिन्ह नहीं था। हस्तप्रद सा गोसाई उसे देखता रहा। अपनी व्यवहारिकता अज्ञानता पर उसे बेहद झुंझुलाहट हो रही थी।
अचानक लक्ष्मण ने भेंट हो जाने पर वह उन दिनों की बातें को भूल गया जिन्हें वह कहना चाहता था। इन क्षणों पर वह केवल मात्र श्रोता बनकर वह रह जाना चाहता था। गोसाई की सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि पाकर लक्ष्मण आंसू पोंछती हुई अपना दुखड़ा रोने लगी। जिसका भगवान नहीं होता उसका कोई नहीं होता। जेठ जेठानी से किसी तरह पिंड छुड़ाकर यहाँ माँ की बीमारी में आई थी, वह भी मुझे छोड़कर चली गई। एक अभागा मुझे रोने को रह गया है, उसी के लिए जीना पड़ रहा है, नहीं तो पेट पर पत्थर बांधकर कहीं डूब मरती जंजाल करता। यहाँ काका काकी के साथ रह रही हो? गोसाई ने पूछा। मुश्किल पड़ने पर कोई किसी का नहीं होता जी। बाबा का जायदाद भी उनकी आंखें लगी रही है, सोचते हैं कहीं मैं हक न जमा लूँ। मैंने साफ साफ कह दिया, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं। जंगलात का लीसा ढो ढोकर अपनी गुजार कर लूँगी, किसी की आंख का कांटा बनकर नहीं रहूँगी। गोसाई ने किसी प्रकार की मौखिक संवेदना नहीं प्रकट की, केवल सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से उसे देखता रह गया। दंडित के वृक्ष की पीठ ठिकार लक्ष्मण घुटने से मुड़कर बैठी थी। गोसाई सोचने लगा, 15-16 साल की किसी की जिंदगी में अंतर आने के लिए कम नहीं होता। समय का अंतराल लक्ष्मण का चेहरे पर भी एक छाप छोड़ गया था, पर उसे लगा उस छाप के नीचे यह आज 15 वर्ष के पहले की लक्ष्मण की ओर देख रहा है। कितनी तेज धूप है इस साल। लक्ष्मण ने स्वर्ग उसके कानों में पड़ा प्रसंग बदलने के लिए, जैसे ही लक्ष्मण की बात जान बुझाकर कह रही हो। अचानक उसका ध्यान और चला गया जहाँ लक्ष्मण बैठी थी। दंडित में फैली फैली अधधंडी डालों को छानकर धूप उसके शरीर पर पड़ रही थी। सूरज की एक पतली किरण न जाने कब से लक्ष्मण के माथे पर गिरी हुई एक लटकी सुनहरी रंगीनी में डूबी रही थी। गोसाई एक तक उसे देखता रहा। दोपहर तो बीत चुकी। लक्ष्मण ने प्रश्न किया कि गोसाई का ध्यान टूटा। हाँ, अब तो 2 बजने वाले होंगे, उसने कहा। उधर धूप लग रही हो तो इधर आजा छाँव में। कहता हुआ गोसाई एक चुमाई लेकर अपने स्थान पर उठ गया। नहीं, यही ठीक है, कहकर लक्ष्मण ने गोसाई की ओर देखा, लेकिन यह अपनी बात कहने के साथ ही दूसरी ओर देखने लगी। घट के कुछ देर पहले डाला हुआ पिशाच समाप्ति पर था। नंबर पर रखे हुए पिसान की जगह उसने आकर जल्दी जल्दी लक्ष्मण का अनाज छप्पर पर खाली कर दिया। धीरे धीरे चलकर गोसाई गोल के किनारे तक गया, अपनी अंजूरी से भर भर कर पानी पिया और फिर पास के एक बंजर घट के अंदर जाकर पीतल की अल्मुनियम के कुछ बर्तन लेकर आग के निकट लौट आया। आसपास पड़ी हुई सूखी लकड़ियों की बटोर कर उसने आग सुलगाई और एक कतील पूती बटलोई की पानी रखकर जाते जाते लक्ष्मण की ओर मुँह कर कह गया, चाय का टाइम भी हो रहा है, पानी उबल जाए तो पत्ती डाल देना, पुड़िया में पड़ी है। लक्ष्मण ने उत्तर नहीं दिया। वह उसे नदी की ओर जाने वाली पगडंडी पर जाता हुआ देखती रही। सड़क किनारे की दुकान से दूध लेकर लौटते लौटते गोसाई को काफ़ी समय लग गया था। वापस आने पर उसने देखा एक 6-7 वर्ष बच्चा लक्ष्मण की देह में सरकर बैठा हुआ है। बच्चे का परिचय देने की इच्छा से जैसे ही लक्ष्मण ने कहा, इस छोकरे को घड़ी भर के लिए भी चैन नहीं मिलता, जैसे जाने कैसे पूछता खोजता मेरी जान खाने को यहाँ पहुँच गया है। गोसाई ने लक्ष्य किया कि बच्चा बार बार उसकी दृष्टि बचाकर माँ से किसी चीज़ के लिए जिद कर रहा है। एक बार झुझलाकर लक्ष्मण ने उसे झिझक दिया, चुप रहा, अभी लौटकर घर जाएंगे, इतनी देर में क्यों तुम मरा जा रहा है। चाय के पानी में दूध डालकर गोसाई फिर उसी बंजर घाट में गया। एक थाली में आटा लेकर वह पुल के किनारे बैठा बैठा उसे गूंदने लगा। मीहल के पेड़ की ओर आते समय उसके साथ 2 एक बर्तन और ले लिए। लक्ष्मण ने बटलोई के दूध चीनी डालकर चाय तैयार कर दी थी। एक गिलास, एक एल्युमिनियम के मग और एक एल्युमिनियम के मैक्सटीन के गोसाई की चाय डालकर आपस में बांट ली और पत्थरों को बने बेटंगे चूल्हे के पास बैठकर रोटियां बनाने के उपक्रम करने लगा। हाथ में चाय की गिलास जमीन पर टिकाकर लक्ष्मण उठी। आटे में थाली अपनी ओर घिसकाकर उसने स्वयं रोटी पकाने की इच्छा की, ऐसे स्वयं ही प्रकट की कि गोसाई ना कह सका। वह खड़ा खड़ा उसे रोटी पकाते हुए देखता रहा। गोल गोल डिबिया
सरीखी रोटियां चूल्हे में खिलने लगी। बरसों बाद गोसाई ने ऐसी रोटियां देखी थी जो अनिश्चित आकार की फौजी लंगर की चापत्तियों या स्वयं उसके हाथों की बनी बेडोल रोटियों की एकदम भिन्न थी। आटे की लोई बनाते समय लक्ष्मा के छोटे छोटे हाथ बड़ी तेज से घूम रहे थे। कलाई में पहने हुए चांदी के कड़े जब कभी आपस में टकरा जाते तो खन खन के एक अत्यंत मधुर स्वर्ग निकलता। चक्की के पाट पर टकराने वाला काठ का चिड़ियों की स्वर्ग इतना नीरस हो जा सकता था, यह गोसाई ने आज पहली बार अनुभव किया। किसी काम से वह बंजर घाट की ओर गया और बड़ी देर तक खाली बर्तन डिब्बों को उड़ाता रहता रहा। वह लौटकर आया तो लक्ष्मा रोटी बनाकर बर्तनों में समेट चुकी थी और अब आटे में सने हाथों को धो रही थी। गोसाई ने बच्चों को और गौर से देखा और दोनों हाथों की चाय मग थामे टकटकी लगाकर गोसाई को देखे जा रहा था। लक्ष्मा ने आग्रह से स्वर्ग से कहा, चाय के साथ खानी हो तो खा लो, फिर ठंडी हो जाएगी। मैं तो उसके टेब में ही खाऊंगी। यह तो बच्चों के लिए स्पर्श करने में उसे झिझक महसूस हो रही थी, जैसे बच्चे के संबंध में चिंतित होने से उसे चेष्टा अनाधिकार हो। जी ना, वह तो अभी घर से खाकर ही आ रहा है। मैं रोटियां बनाकर रखाई थी। अत्यंत संकोच के साथ लक्ष्मा ने आपत्ति प्रकट की। ओह, यूं ही कहती है, कहाँ रखी थी रोटियां घर में? बच्चे की रुआसी आवाज़ में वास्तविक व्यक्ति की बातें सुन रहा था और रोटियां को देखकर उसका समय ढीला पड़ गया था। चुप, आंखें तरेर कर लक्ष्मा ने उसे डांट दिया। बच्चे ने इस कथन पे उसकी स्थिति हृदयस्पर्श हो गई थी। इस कारण लज्जा से उसकी मुंह रक्त हो उठा। बच्चा है, भूख लग गई होगी, डांटने का क्या फ़ायदा। गोसाई ने बच्चे के पक्ष लेकर 2 रोटी उसकी ओर बढ़ा दी, परंतु माँ की अनुमति के बिना उन्हें स्वीकारने की साहस बच्चे में नहीं हो रहा था। वह ललचाई दृष्टि से कभी रोटियां को और कभी माँ की ओर देख लेता था। गोसाई के बार बार आग्रह करने पर भी बच्चा रोटियों लेने से संकोच करता रहा। लक्ष्मा ने उसे झिझक दिया, मर, अब ले, क्यों नहीं लेता? जहाँ जाएंगे वहाँ अपने लक्षण दिखाएगा। इससे पहले कि बच्चा रोना शुरू कर दे, गोसाई ने रोटियों का एक टुकड़ा गुड़ में रखकर बच्चों के हाथों में रख दिया। भरी भरी आंखों में इस अनोखे मित्र को देखकर बच्चा चुपचाप रोटी खाने लगा और गोसाई के तुकपूर्ण दृष्टि से उन्हें हिलाते हुए होठों को देखता रहा। इस छोटे से प्रसंग के कारण वातावरण में एक तनाव सा आ गया, जिसे गोसाई और लक्ष्मा दोनों ही अनुभव कर रहे थे। स्वयं भी एक रोटी को चाय में डुबाकर खाते खाते गोसाई ने जैसे इस तनाव में कम करने की कोशिश में ही मुस्कुराकर कहा, लोग ठीक कहते हैं, औरत के हाथ से बनी रोटी का स्वाद ही दूसरा होता है। लक्ष्मा ने तुरंत करुण दृष्टि की ओर देखा। गोसाई हूँ खोखली हंसी हंस रहा था। कुछ साग सब्जी होती तो बेचारा एक आधी रोटी और खा लेता। गोसाई ने बच्ची की ओर देखकर अपनी विवशता प्रकट की। ऐसे ही खाने पीने वाले की तकदीर लेकर पैदा हुआ होता तो मेरे भाग क्यों पड़ता। 2 दिन के घर में तेल नमक नहीं है, आज थोड़े पैसे हैं, आज ले जाऊंगी कुछ सौदा। हाथ में अपनी जेब टटोलते हुए गोसाई ने संकोचपूर्ण स्वर से कहा, लक्ष्मा। लक्ष्मा ने जिज्ञासा से उसकी ओर देखा। गोसाई ने जेब से एक नोट निकालकर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ले, काम चलाने के लिए यह रख ले, मेरे पास अभी और है, परसों दफ्तर से मनी ऑर्डर आया था। नहीं नहीं जी, काम तो चल ही रहा है, मैं इस मतलब से थोड़े कह रही थी, यह तो बात चली थी, मैंने कहा, कहकर लक्ष्मा ने सहायता लेने से इनकार कर दिया। गोसाई को लक्ष्मा का ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा। रूखी आवाज़ में वह बोला, दुख तकलीफ का वक्त ही आदमी का काम नहीं आया तो बेकार है। रसाला कितना कमाया, कितना फूका हमने इस ज़िंदगी में, है कोई हिसाब? पर क्या फ़ायदा, किसी का काम नहीं आया, इससे एहसान का क्या बात है। पैसा तो मिट्टी का, रसाला किसी के काम नहीं आया और मिट्टी एकदम मिट्टी। परंतु गोसाई ने इस तर्क के बावजूद भी लक्ष्मा अड़ी रही। बच्चे के सर पे हाथ फेरते हुए दार्शनिक गंभीरता से कहा, गंगनाथ दाहिने रहें तो भले दिन भी नीव ही जाते हैं जी। पेट का क्या है, खट का छप्पर ही तो तरह जितना डालो कम हो जाए। अपने पराये प्रेम में हंस बोलते तो वह बहुत है दिन काटने के लिए। गोसाई की ओर से लक्ष्मा के मुंह की ओर देखा। बरसों पहले उठे हुए ज्वारों की तूफान
का वहाँ कोई चिन्ह शेष नहीं था। अब वह सागर जैसे सीमाओं को बांधकर शांत हो चुका था। रुपया लेने के लिए लक्ष्मा से अधिक आग्रह करने का उसका साहस नहीं हुआ, पर गहरे असंतोष के कारण बुझा बुझा सा वह धीमी चाल से चलकर वहाँ से हट गया। सहसा उसकी चाल तेज हो गई। वह घर के अंदर जाकर उसने एक बार संकीर्ण दृष्टि से बाहर की ओर देखा। लक्ष्मा उस ओर पीठ किए बैठी हुई थी। उसने जल्दी जल्दी अपने निजी आटे को टीन में 2-2.5 सेर के करीब आटा निकालकर लक्ष्मा के आटे में मिला दिया और संतोष की एक सांस लेकर वह हाथ झाड़ता हुआ बाहर आकर बांध की ओर एक देखने लगा। ऊपर बांध पर किसी को घूमते हुए देखकर उसने हाँक दी, शायद खेत का सिंचाई के लिए कोई पानी तोड़ना चाहता है। बांध की ओर जाने से पहले वह एक बार लक्ष्मा के निकट गया। पिसान पीस जाने पर सूचना उसे देकर वापस लौटते हुए फिर टिटक कर खड़ा हो गया। मन की बात कहने में जैसे उसे झिझक हो रहा हो, अटक अटक कर बोला, लक्ष्मा। लक्ष्मा ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। गोसाई को चुपचाप अपनी ओर देखते हुए पाकर उसे संकोच होने लगा। वह न जाने क्या कहना चाहता है। इस बात की आकांक्षा से उसके मुंह के लाल अचानक फीका हो गया, रंग फीका हो गया। पर गोसाई ने झिझकते हुए केवल इतना ही कहा, कभी 4 पैसे जुड़ जाए तो गंगानाथ में जाकर भूल चूक की माफ़ी मांग लेना। पूत परिवार वालों को देवी देवताओं को कूप से बचा रहना चाहिए। लक्ष्मा की बात सुनने के लिए वह नहीं रुका। पानी तोड़ने वाले खेतिहार से झगड़ा निपटाकर कुछ देर बाद लौटते हुए उसने देखा सामने वाले पहाड़ की पगडंडी का सर पर आटा लिए लक्ष्मा अपने बच्चे के साथ धीरे धीरे चली जा रही थी। वह उन्हें पहाड़ी के मोड़ तक पहुंचाने तक टकटकी बांधे देखता रहा। घट के अंदर काठ की चूड़ियाँ अब भी कीट कीट आवाज़ कर रही थी। चक्की के पार घिसघिस घिसघिस चल रहा था और मथानी की पानी काटने की आवाज़ आ रही थी। और कहीं कोई स्वर्ग नहीं, सब सुनसान निशब्द। इसी के साथ यह स्टोरी भी समाप्त होती है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि यह स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी।